हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम यूपीएससी स्ट्रैटेजी 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपीएससी एग्जाम 2025 का देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसके थ्रू आउट आप ये सीख पाएंगे कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए, जो इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको इस एग्जाम की तैयारी के दौरान क्या करने से बचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान क्या करने से आपको बचना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी जो आपने स्टार्ट की है, इसमें अपने फोकस को कैसे बनाएं, कैसे फोकस होकर स्टडी करें, कैसे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और कैसे टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ें, कैसे उस टॉपिक पे एक बेहतर पकड़ बने। क्योंकि जब टॉपिक पे आपकी बेहतर पकड़ बनेगी तो उस पूरे बुक पे भी आपकी बेहतर पकड़ बनेगी। तो एक टॉपिक, एक चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक्स पे आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए। उस टॉपिक्स को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चैप्टर के अंदर के सभी टॉपिक्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे तो ऐसे ऐसे इसी अप्रोच से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उस बुक के अंदर अगर 20 चैप्टर दिए गए हैं तो उस 20 चैप्टर को भी आप आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी का क्या फायदा होता है? कनेक्टिविटी का फायदा ये होता है कि जब आप टॉपिक को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, चैप्टर को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो इससे आपने उस पूरी बुक को जो आप रीड करते हैं उसको आप 60 नोट्स बनाने के योग्य हो जाते हैं। अगर आप उस एक बुक को आप 20 से 25 पेज में, आप 20 से 25 पन्ने में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर उस बुक का जो है समरी बनाना आपको आ जाता है अगर आप टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी है आपको ध्यान देना है कि आपको कनेक्टिविटी आना चाहिए। और कनेक्टिविटी आपके अंदर तभी आएगी आप जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये कैसे संभव होगा? तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्या है? क्योंकि बच्चे जब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, जो स्टार्टिंग में जो गलती हमने भी की, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ समझ जाए। हमारी जो पढ़ने की स्पीड होती है बहुत ही तेज होती है, जल्दबाजी होती है, सब कुछ हम कम समय में करना चाहते हैं। ये जो जल्दबाजी होती है पढ़ने की, एनसीईआरटी की बुक रीड करने की, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जो जल्दबाजी होती है, करंट अफेयर्स पढ़ने में जो जल्दबाजी होती है, ये जल्दबाजी जो होती है, इसके थ्रू आप किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। आप केवल भागते रहते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे अच्छा समय नहीं दे पाते, अपने टाइम को भी आप जो है स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही जल्दबाजी करना शुरू किया, आपके अंदर पेशेंस नहीं था। और आपके अंदर जब धैर्य नहीं रहेगा, पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप जल्दबाजी करोगे, सब कुछ आप एक ही दिन में सीखना चाहोगे। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा लॉन्ग टाइम में कि आपके अटेम्प्ट ही बढ़ते जाएंगे और आपके एग्जाम प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे, मेंस नहीं क्लियर हो रहे, ये समस्या आपके सम्मुख आएंगी। इसलिए फर्स्ट फेज में जब भी आप कोई काम नया शुरू करने जा रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप जब भी कोई काम आप करते हैं तो फर्स्ट फेज में, फर्स्ट टाइम में ज्यादा समय लगता है। ये साइंस भी कहता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कोई बस ऑब्जेक्ट अगर वो गति नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, तो उस समय उस पर जो स्टैटिक घर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे वो गति करना शुरू करता है और जैसे जैसे मोशन में आता है, उसकी गति बढ़ती जाती है, वैसे जो घर्षण बल है वो उसका प्रभाव जो है कम होने लगता है। उसका प्रभाव क्या है? कम होने लगता है। इसलिए जो गतिज घर्षण होता है, जो गति के कारण घर्षण उत्पन्न हो रहा है, और जो स्टैटिक होता है, उस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो स्टैटिक घर्षण होता है वो काइनेटिक घर्षण से, गतिज घर्षण से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि फर्स्ट फेज में जब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो आपको ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से, फर्स्ट टाइम अगर आपने अच्छे से समय को इन्वेस्ट किया, अच्छा समय दिया, आपने टॉपिक को समझ के पढ़ने का प्रयास किया, आपने जल्दबाजी नहीं की, आप जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, जितना भी टाइम लग रहा है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपके दिमाग में
रहना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक कितना भी टाइम लगे, पूरा दिन ही क्यों ना निकल जाए, मुझे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इसके अंदर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो जब आपके अंदर ये अप्रोच आ जाएगा, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस आ धैर्य रहेगा, तो आप ऐसा करोगे। और ऐसा करोगे, हो सकता है कि आपको ऐसा करने में आपको टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा करने से अगर आपने एक साल जम करके इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर दी, तो आने वाले समय में आपका जो टाइम है रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम समय लगेगा। यानी अगर आपने फर्स्ट पेज अगर आपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है, तो आने वाले समय में आपको कम समय लगेगा। तो ये गलती आपको, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, जो आप जल्दबाजी करते हो, तो इस पर जल्दबाजी करने से आपको बचना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके किसी भी टॉपिक पे आपकी बेहतर पकड़ नहीं बन पाएगी, किसी भी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी भी आपकी बेहतर पकड़ नहीं बन पाएगी। फर्स्ट फेज में जब आपका कोई उसमें कुछ भी आपको नहीं पता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो फर्स्ट फेज में आपको ध्यान में रखना है, आपको समय आपका लगेगा, आपको समय लगेगा। अगर आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, उसमें आप अपनी समझ बनाना चाहते हैं, अपनी समझ उसमें विकसित करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में समय लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में समय लगता है, लेकिन एक बार आपने समय अगर लगा दिया अच्छी तरीके से, फोकस होकर अपनी ईमानदारी से मेहनत कर दिया, तो बाद में वो समय कम लगेगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, दूसरा पॉइंट मतलब पढ़ रहे, तो पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका कैसे आपके अंदर आएगा। तो पढ़ने का जो तरीका है, क्योंकि पढ़ने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। आपका पढ़ने का तरीका नहीं है अच्छा, अगर पढ़ने का तरीका सही नहीं है, तो आपका समय भी लग रहा है, बट आप जितना इनपुट दे रहे हो उससे कुछ आउटपुट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो पढ़ने का तरीका आपके अंदर कैसे आएगा, पढ़ने का तरीका जो आपको आएगा, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आपको, जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, जैसे आपने जियोग्राफी या हिस्ट्री का एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, तो उस टॉपिक को, अगर आपने उस टॉपिक उस पार्ट के लिए अगर आपने एनसीईआरटी भी रखा है प्लस उसका स्टैंडर्ड बुक भी रखा है, तो सबसे पहला काम करना है कि उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में पढ़ें, एनसीईआरटी में 2-3 रीडिंग करें। उसके बाद उस टॉपिक को, जिसको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उस टॉपिक को आप उस स्टैंडर्ड बुक में पढ़ें। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने एस्पेक्ट्रम की बुक परचेज की है और एनसीईआरटी की बुक बिपिन चंद्र की, तो बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी बुक से अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, कोई 2 से 3 रीडिंग की, तो उस चैप्टर को आप उस एस्पेक्ट्रम की बुक में आ जाइए पढ़ने के लिए, वहां पे भी आप 2 से 3 रीडिंग करिए। इससे क्या होगा, आपने एनसीईआरटी बेसिक कवर किया, उसके बाद आप फिर स्टैंडर्ड बुक पे आ रहे हो। तो पहले आपको बेसिक के लिए एनसीईआरटी पे उस चैप्टर को पढ़ना है। ये नहीं कि आपने आज एनसीईआरटी का एक जो चैप्टर आपने पढ़ा और उसी समय अपनी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ने लगे, ये गलती मत करना, इससे फिर आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बुक बिपिन चंद्र से अगर एक चैप्टर आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, उसकी 2-3 रीडिंग कर रहे हो, तो उसी समय आपको एस्पेक्ट्रम की बुक पे आ जाना है, उसी चैप्टर का आपको 2 से 3 रीडिंग करना है। इससे आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक से कनेक्ट कर पाओगे, बहुत कुछ आप सीख पाओगे। और साथ ही साथ क्या करना है कि जब आपने एनसीईआरटी की 2-3 रीडिंग कर ली उस एनसीईआरटी बुक से, और उसी चैप्टर का आपने स्टैंडर्ड बुक से 2-3 रीडिंग कर लिया, अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि आपने जो एनसीईआरटी बुक पढ़ी, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, उसमें अभी आपके पढ़ने के तरीके में क्या कमी रह गई है, क्या कमी आपने की है पढ़ते समय। तो इससे अपनी कमी को पहचान पाओगे, और दोबारा जब फिर उस एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने जाओगे, तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस प्रक्रिया से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ने का तरीका भी विकसित होता जाएगा। ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है पढ़ने का। इस स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आउट ही आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से कैसे पढ़े, वो अप्रोच आपके अंदर आ पाएगा। और अगर आपने यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को पकड़ लिया, यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, इस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया, तो आपके सिलेक्शन में, आपके सक्सेस में बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप कम समय में आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पढ़ने का तरीका भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, आप कितना भी टाइम दो, अगर आप पढ़ने के तरीके को नहीं सीख पा रहे हो, तो इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए आपको पहला काम करना कि आपको पढ़ने के तरीके, दूसरा काम क्या करना है कि आपको पढ़ने के तरीके पे ध्यान देना। और पढ़ने का तरीका कैसे आएगा, वो हमने आपको इस पॉइंट के थ्रू हमने आपको बता दिया। तो कैसे एक बेसिक अप्रोच क्या पढ़ने के तरीके का। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि अब आपको मालूम पढ़ने का तरीका आ गया, तो तीसरा पॉइंट जो इसमें होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। जब आप आपने तैयारी शुरू की है, तो जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं, उनके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ये आती है, करंट अफेयर्स पहले दिन से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आता है।
तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना समझ में नहीं आया तो उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो डिपेंड होता है स्टैटिक पोर्शन पे। करंट अफेयर्स आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर नहीं है। तो जब आप जैसे जैसे आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आपका स्टैटिक पोर्शन में पकड़ बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी करंट अफेयर्स पे भी पकड़ बनती जाएगी। तो आप हो सके तो करंट अफेयर्स 2-3 स्टैटिक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर कर लें। आफ्टर डेट फिर आप करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, और उसमें जो उस टॉपिकों की आप जैसे विजन आईसी मंथली मैगजीन आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें उसका स्टडी पोर्शन भी दिया रहता है, तो आप उसके स्टडी पोर्शन को भी आप उसी करंट अफेयर्स के थ्रू समझने का प्रयास करें। और गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप समझ सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। देखिए इंपॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, वो आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस अप्रोच से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें। आप एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना है कि टेस्ट सीरीज कितने मंथ बिफोर सॉल्व करें, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम के 5 to 6 मंथ बिफोर सॉल्व कर सकते हैं। 5 to 6 मंथ बिफोर थोड़ा सा पहले सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आप अपनी कमी को पहचान पाओगे। अपनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का जो सबसे मेजर फायदा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मतलब ये मत समझना कि इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते चले जा रहे हो तो उससे एग्जाम क्लियर होगा, उससे एग्जाम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा। लेकिन अगर आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके उसका एनालिसिस करके अपनी कमी को पहचान पा रहे हो कि कौन सा एरिया आपका मजबूत है, कौन सा एरिया आपका कमजोर है, क्या आपको करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। यानी टेस्ट सीरीज जितना जरूरी टेस्ट सीरीज देना होता है उतना जरूरी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना होता है, इसलिए आप एनालिसिस टेस्ट सीरीज का जरूर करें। आप 50 ही टेस्ट दें बट उसका एनालिसिस आप अच्छे से करें। इससे आप अपनी वीक पॉइंट को और आपके स्ट्रांग पॉइंट को पहचान पाएंगे। तो आप जब अपने वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट को पहचान पाएंगे तो इससे अपने समय को भी आप स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। और एक पॉइंट जो हमने सबसे पहले आपको बताया कि धैर्य आपको रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में समय आपका लग सकता है, आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कभी अभी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपको समय ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए आप ये प्रयास रहे कि आप स्टार्टिंग में आप चीजों को रटने का प्रयास ना करें, उस पर एक बेहतर समझ बनाने का प्रयास करें, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उससे कनेक्टिविटी के थ्रू आउट आप पढ़ने का प्रयास करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपने टॉपिक को पढ़ते समय सॉल्व करना है। साथ ही साथ जब आपका सभी टॉपिक सभी खंड पर आपकी एक बेहतर पकड़ बन जाती है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसका भी कम से कम 3 से 4 टाइम आपको मल्टीपल रिवीजन उसका करना पड़ेगा। यानी आपके टॉपिक पे जीएस के प्रत्येक खंड पर आपकी बेहतर पकड़ बनने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज का आपको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको बार बार सॉल्व करते रहना है। अगर आप इतना काम आप करते हैं, अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं, इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, तो निश्चित ही आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी को कम समय में क्लियर कर पाएंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।